नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक साइंस का ऐसा टॉपिक जो हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो लास्ट के अभी तक आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो अब वो देख लीजिए, जिससे आपका जो एक फ्लो बन जाएगा पूरी फिजिक्स पढ़ने के अंदर। पूरे जो टॉपिक है वो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक दूसरे टॉपिकों से रिलेट करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले क्लास के अंदर या पिछले वीडियो के अंदर अपने ध्वनि तक पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन जो है पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आज उष्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कमेंट लाइक अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने 5 दोस्तों को इस क्लास के बारे में आप जरूर बता दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन बात कर लेते हैं उष्मा के बारे में। उष्मा, उष्मा यानी हीट। हीट, अब देखो उष्मा कहते किसे हैं, उष्मा किसे कहते हैं। देखो, यानी कि कोई भी दो निकाय हैं, कोई भी दो निकाय हैं, उन दो निकायों को अगर मैं पास पास लाता हूं और मान लेता हूं वो दो दो निकाय हैं, उन दोनों निकायों के अंदर उन दोनों निकायों का जो तापमान जो है उनमें से एक का तापमान है वो मान लेता हूं मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो निकाय या फिर कोई पिंड है इसका तापमान मैं मान लेता हूं 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों निकायों को या दोनों पिंडों को अगर मैं पास पास लाता हूं तो क्या होगा, इनमें इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि तापमान के कारण। वो भी किसके कारण हो रहा है, तापमान के अंतर के कारण। यानी तापमान के अंतर के कारण इनमें क्या होगा भाई, उष्मा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, स्थानांतरण होगा। और वो कब किधर से किधर होगा भाई, वो अधिक से कम की ओर होगा, अधिक से कम की ओर होगा। तो उष्मा जो है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। उष्मा एक क्या है, ऊर्जा है। और तापमान के अंतर के कारण जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है। और तापमान के अंतर के कारण जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। ठीक है, तापमान तापमान के अंतर के कारण, तापमान के अंतर के कारण जिस जिस ऊर्जा जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं भाई, ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा कहते हैं। जब ये उष्मा वाला टॉपिक जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसके नोट्स है जब अब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। पूरा जो है एकदम ऑफलाइन क्लास के अंदर जैसे अपन डिस्कस करते हैं सेम एज इट इज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप पैनल पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो आजकल जो है एक चीज़ व्हाट्सअप के ऊपर भी चैनल आने लग गया है, तो आप व्हाट्सअप चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लो, जिसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो देखो एक चीज़ और आपको मैं उदाहरण देके बताना चाहूँगा कि देखो सर्दियों के दिनों में जो अपन एक कोई चाय पीते हैं, ठीक है, सर्दियों के दिनों में हम चाय पीते हैं। अब इस चाय के जब इसको गरम गरम जब इस चाय को उतारते हैं तो इसका तापमान लगभग लगभग कितना होता है, इसका तापमान मैं मान लेता हूँ या तो 40 डिग्री या 50 डिग्री इसका तापमान होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है इस चाय का जब अपन इसको उतारते हैं। ठीक है, गरम गरम जब उतारते हैं उसका तापमान मैं मान लेता हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस चाय के कप को आप 1 घंटे तक आप किसी टेबल पे रख दो आप। ठीक है, इसको 1 घंटे तक किसी टेबल पे रख दो तो 1 घंटे के बाद में इसके तापमान में क्या फर्क आएगा, इसके 1 घंटे के बाद में इसका तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच में आ जाएगा। इसका तापमान कितना आ जाएगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आ जाएगा इसका। ठीक है,
यानी कि वायुमंडलीय जो तापमान है उसके बराबर आ जाएगा, या कमरे के तापमान के बराबर इसका तापमान आ जाएगा। अब इसी चाय को आप 3-4 घंटे और रखो, देखें अब 3-4 घंटे अगर और रखोगे तो इसके तापमान में अब और कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह जो अवस्था है, यह जो अवस्था तो है वो क्या हो जाती है इसकी, यह हो जाती है आपकी तापीय साम्य। तापीय साम्य। जबकि जबकि अपन किन्हीं दो दो तापमान में अंतर वाले पिंडों को, तापमान में अंतर वाले पिंडों को या फिर निकायों को अगर पास में लाते हैं तो उनकी उष्मा, उसकी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो उच्च उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ठीक है, और इस तापमान के अंतर के कारण, इस तापमान के अंतर के कारण जिस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है। तो उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यह होता है आपका Q बराबर मस्ट ms डेल्टा टी। ठीक है, ms डेल्टा टी होता है, जहां पे देखो फ्रेंड्स Q जो है वो क्या है, Q बराबर क्या है, उष्मा है। Q क्या है, उष्मा है। और उष्मा का जो मात्रक है, उष्मा का मात्रक जो है वो क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं m जो है, m यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का मात्रक जो है वो क्या होता है फ्रेंड्स, केजी होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है। इसके बाद में जैसे यहाँ पे एक टर्म दे रखी है एस, ये जो एस क्या है, ये है आपकी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। ये क्या है, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। और इसका जो मात्रक क्या होता है वो भी अपन निकालेंगे, देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है वो आपकी क्या है, डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी बराबर क्या है, तापमान या तापमान में अंतर है। ठीक है, क्या है, तापमान या तापमान में अंतर है। और तापमान का मात्रक क्या होता है भाई, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। अब यहां से अगर मान लो इस फॉर्मूले से अगर मैं स्पेसिफिक हीट निकालना चाहूं, इस फॉर्मूले से अगर मैं स्पेसिफिक हीट जो है वो निकालना चाहूं, तो यहां से एस बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये एस बराबर क्या हो जाएगा, यहां से क्यू, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले से एस अगर हम निकालें यानी कि स्पेसिफिक हीट अपन यहां से निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, क्यू, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगी। अब जैसे मान लो एस ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है, इसका अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ, इसकी मात्रक निकालना चाहूँ या इसकी इकाई निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि उष्मा जो है, उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो इस प्रकार यहां से हमारा क्या आ गया, विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या आ गया, विशिष्ट उष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन आ गया, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रख लेना है। तो ये तो कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, इसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। इसके बाद में देखो मैं एक चीज बात कर लेता हूं, उष्मा के अन्य मात्रक, उष्मा के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक। ठीक है, उष्मा के अन्य मात्रक तो क्या क्या होते हैं भाई, एक तो होता है आपका कैलोरी। ठीक है, कैलोरी। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं भाई, एक कैलोरी में, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं। अगर मैं बात करूं एक किलो कैलोरी में, एक किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक किलो कैलोरी में, एक किलो कैलोरी में 4.18 18 किलो जूल होते हैं। ठीक है, 4.18 किलो जूल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जैसे मैं बात कर लेता हूं, यहां से देखो एक चीज आती है, अपन ने ये देखा कि जो पिछली स्लाइड के अंदर अपन ने ये देखा था कि यहाँ पे जो इसके अंदर एक टर्म आ रही थी एस, तो एस क्या थी, स्पेसिफिक हीट थी यानी कि विशिष्ट उष्मा थी। तो विशिष्ट उष्मा जो है ना, विशिष्ट उष्मा, इसके रेफरेंस में दो चार बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यानी कि गैसीय अवस्था के अंदर, गैसीय अवस्था में, ये डायरेक्ट पूछता है, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में सर्वाधिक जो विशिष्ट उष्मा है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। गैसीय अवस्था के अंदर सर्वाधिक जो विशिष्ट अवस्था है, उष्मा जो है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। गैसीय अवस्था में सर्वाधिक, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा,
विशिष्ट ऊष्मा वो किसकी होती है फ्रेंड्स? वो होती है आपकी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की होती है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, यानी कि द्रव्य अवस्था के अंदर, ठीक है, किसमें? द्रव्य अवस्था में। द्रव्य, तो द्रव्य अवस्था में सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा है वो आपकी किसकी होती है फ्रेंड्स? वो होती है आपकी पानी की। किसकी होती है? पानी की होती है। ठीक है, यानी कि द्रव्य अवस्था में सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा है वो किसकी होती है? पानी की होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यानी देखो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होती है, यानी कि एस पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होती है? यानी कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होती है फ्रेंड्स? ये होती है आपकी 4.4180। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या हो जाएगा? हमने पिछली उसमें क्या देखा था? विशिष्ट ऊष्मा का क्या निकाला था अपने? जूल प्रति केजी केल्विन इसका यूनिट निकाली थी। ठीक है, तो कितनी क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? इसकी यूनिट हो जाएगी 4180 जूल प्रति केजी केजी केल्विन हो जाएगी। ठीक है, 4180 केजी केल्विन हो जाएगी। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर मान लो इसी इसी डाटा को मैं अगर फर्दर और डिवाइड करना चाहूँ, तो मैं मेरी सुविधा के लिए इसको 1000 से ऊपर गुणा करा दूं और 1000 से ही इसका भाग दे दूं। ठीक है, अगर मैं मेरी सुविधा के लिए इसी राशि को कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं 1000 से इसको ऊपर से गुणा करवा दूं और 1000 से ही इसका भाग दे दूं, तो इस डाटा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं वो भी अपन बताएंगे। इसके बाद में जैसे मान लो ये ऊपर वाले 1000 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर वाले 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻³ लिख सकता हूँ। और नीचे वाली जो 10⁻³ है, यानी कि 1000 जो है नीचे वाला जो 1000 है, इसका भाग जो है वो इसमें मैं दे दूंगा 4180 के अंदर भाग दे दूंगा। देखो कई कई जगह ये डाटा जो है वो आपको 4186 भी मिलेगा, तो ये एक की बात है। ठीक है, आपको ऑप्शन में 4.18 मिलता है, यानी कि 4.18 मिलता है। ठीक है, ये है। तो अगर ऊपर वाली जो 10⁻³ है, ये तो क्या बन जाएगी फ्रेंड्स? ये तो ऊपर वाली तो क्या बन जाएगी? किलो में बन जाएगी। जो हमने पहले ही क्लास के अंदर 10 की घातें देखी थी, धनात्मक और ऋणात्मक जो घातें अपने देखी थी, तो उनका यूज वो कैसे कैसे हो रहा है वो धीरे धीरे अपन सीख रहे हैं। और जब तक फिजिक्स कंप्लीट होगी तब तक आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में 10 की घातें कैसे कैसे काम करती हैं और उनका कैसे कैसे इनडायरेक्ट रूप में उपयोग होता है। तो 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ? किलो लिख सकता हूँ। तो इसी इसी डाटा को मैं आगे आगे अगर मैं फर्दर सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 4.18 जूल। 10⁻³ है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? किलो, और जूल एज इट इज आ जाएगा। और नीचे जो क्या चल रहा है? ये चल रहा है केजी केजी केल्विन चल रहा है। ठीक है, 4.18 केजी प्रति किलो जूल प्रति केजी केल्विन आ जाएगा इसका मान। ठीक है, अब देखो 4.18 केजी केल्विन, 4.18 केजी केल्विन को अपन क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को अपन ये लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। 1 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4.18 जो है इसको मैं क्या लिख सकता किलो जूल है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 किलो कैलोरी लिख सकता हूँ, इसको किलो कैलोरी लिख सकता हूँ। तो इसे ही आगे क्या लिख सकते हैं अपन? इसे एक एक किलो 1 किलो कैलोरी प्रति केजी केल्विन। और ये इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बच्चे इस चीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि 1 किलो कैलोरी प्रति केजी केल्विन जो है यह पानी की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है क्या? ठीक है, तो ये अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो यही आंसर इसका हो जाएगा। कैसे आया है ये अपन ने पूरा इसके अंदर डिस्कस कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, कुछ चीजें आती हैं जैसे जैसे अपन ये देखते हैं तापमान मापने के पैमाने देखते हैं कि तापमान को किस किस पैमाने के ऊपर मापा जा सकता है। तो अपन फारेनहाइट में भी माप सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं। इसके अलावा अपन किस में माप सकते हैं? र्यूमर में माप सकते हैं, र्यूमर या रोमर में माप सकते हैं। तो इन तापमान मापने के पैमानों को एक दूसरे के अंदर क्या संबंध होता है वो चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी हेडिंग आ जाएगी तापमान मापने के पैमाने।
मापने के पैमाने। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी कि सेल्सियस में। सेल्सियस में, ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं फारेनहाइट में। फारेनहाइट, फारेनहाइट में, ठीक है, फारेनहाइट बोले तो एफ। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं केल्विन में। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है र्यूमर में। कई जगह आपको र्यूमर मिलेगा, कई जगह आपको रोमर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, एक तो आता है पानी का जमाव बिंदु और एक आता है पानी का उबाल बिंदु। ठीक है, ये तो हर एक बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि पानी का जमाव बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का उबाल बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो पानी का जमाव बिंदु, जमाव बिंदु। एक चीज आ जाती है आपके पानी का उबाल बिंदु। पानी का उबाल बिंदु, देखो, देखो पानी का जो जमाव बिंदु है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कितना होता है। हर एक बच्चे को पता है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर जम जाता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जम जाता है, ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी जो है वो जम जाता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबल जाता है, तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इसमें फारेनहाइट में। तो फारेनहाइट में कितने फारेनहाइट के ऊपर फ्रेंड्स पानी जम जाता है, ये 32 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, 32 के ऊपर। ठीक है, 32 फारेनहाइट के ऊपर। इसके बाद में पानी जो है वो कितने कितने डिग्री फारेनहाइट के ऊपर उबलता है, ये कितना, ये तो उबलता आपका 212 के ऊपर। 212 फारेनहाइट के ऊपर। इसके बाद में से मैं बात करता हूँ केल्विन में। तो देखो केल्विन में कितने केल्विन के ऊपर पानी जो है वो जम जाता है, वो कितने के ऊपर, 273.15 पे। तो यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए 273.15 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसे ही अपन क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 273 ही। ठीक है, देखो इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आएगा पानी का त्रिक बिंदु ताप। ठीक है, त्रिक बिंदु ताप, वहां पे इस पॉइंट 15 का भी बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। तो वहां पे इसके बारे में देखेंगे कि भाई इस चीज का यहाँ पे तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे ही अपन क्या लिख सकते हैं, 273 लिख सकते हैं। 273 केल्विन में। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि किसमें, पानी का उबाल बिंदु केल्विन में कितना होता है, 373 होता है। ठीक है, आपको सबको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए अपन सीधे सीधे क्या कर देते हैं, 273 जोड़ देते हैं, उसमें 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात करता हूँ र्यूमर में। तो र्यूमर में कितने र्यूमर के ऊपर पानी जो है वो जम जाता है, यह आपका जम जाता है 0 र्यूमर के ऊपर। कितने, 0 र्यूमर के ऊपर। और कितने र्यूमर के ऊपर पानी जो है वो उबल जाता है, ये उबल जाता है आपका 80 र्यूमर के ऊपर। ठीक है, 80 र्यूमर के ऊपर पानी उबल जाता है। तो ये डाटा है वो तो हर एक बच्चे बच्चे को याद हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेल्सियस में, फारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में जो है वो क्या संबंध आता है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, वो अपन देख लेते हैं यहां से। देखो इसी स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं अपन, यानी कि सी एफ और आर में संबंध। ठीक है, देखो कि सी माइनस 0, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, सी-0 अपॉन इन दोनों का जो अंतर जो है, इन दोनों का जो अंतर जो है वो क्या है, डिफरेंस।
याद करने के लिए मैं लिख देता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है। C माइनस 0/100 ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है F माइनस 32 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? इन 180 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद में यही किसके बराबर होता है? यानी कि K माइनस 273 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 100 का। इसके बाद में R माइनस 0 ये डिवाइडेड बाई 80 इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब इसी डाटा को आपको सोल्व कर लेना है। जब इसे अब आगे अपन सोल्व करते हैं, तब इसे आगे सोल्व करते हैं तो देखो नीचे वाली जो यूनिट है इसके अंदर ये 20 से डिवाइड हो रही है। पूरी यूनिट के अपन 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो C में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अपनी सुविधा के लिए क्या लिख सकते हैं? C। ठीक है, तो पूरे डाटा को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या टर्म जो है वो निकल के आ जाएगी? हमारे पास टर्म ये निकल के आ जाएगी कि C/5 बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। इसके बाद में K माइनस 273 ये कवर तो हो रहा है ना? हाँ, K माइनस 273 अपॉन 5 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये R/4। ठीक है, तो दोबारा लिख देता हूं। यही टर्म आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये जो मामला है ये आपको याद रख लेना है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर अब किसी भी डाटा को आपको कन्वर्ट करके एग्जामिनर पूछ सकता है। वो पर्सन कैसे पूछेगा? जैसे आपको ये पूछे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो, तो इन दोनों डाटा को अपन बराबर कर देंगे। इन दोनों डाटा को अपन क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अगर आपको ये पूछे कि 80 डिग्री फारेनहाइट को केल्विन में बदलो, तो इन दोनों डाटा को अपन बराबर कर देंगे। अगर मान लो आपको ये पूछे कि फारेनहाइट और र्यूमर में संबंध पूछे, तो इन दोनों डाटा को अपन बराबर करके जो भी मान पूछे एक मान देगा, एक मान पूछेगा। ठीक है, तो ये सूत्र है वो आपको याद रख लेना है। अब जैसे ही इसके ऊपर दो एग्जामिनर के 2-3 क्वेश्चन जो है वो फेवरेट है, वो अपन कर लेते हैं। जैसे एक तो है, देखो इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बना के थ्योरी रूप में पूछ लेता डायरेक्ट, तो वहां पे अपन क्या करते हैं? ऑप्शन के आधार पे अपन हर एक डाटा को वेरीफाई करके देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर सेट हो रहा है, कौन सा जो ऑप्शन इसके अंदर सेट हो रहा है। तो ये जो है एग्जाम के अंदर अपने पास इतना टाइम तो होता नहीं है, तो इस डाटा को आप डायरेक्ट ही याद रख लेना, जिसको अपन अभी सोल्व कर भी लेंगे, प्रूफ भी करके देख लेंगे। तो देखो जैसे मैं बात कर लेता हूँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड को। ठीक है, यहाँ पे है आपका ये क्वेश्चन समझ लो या फिर कुछ भी ये रिजल्ट समझ लो, कॉन्क्लूजन समझ लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो। किसमें? फारेनहाइट में बदलो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन आपको मैं बता भी देता हूँ, और जिसे क्या रिजल्ट इसका निकल के आता है वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो किस किस में पूछा है? एक तो आपको पूछा है डिग्री सेंटीग्रेड को किस में पूछा है? डिग्री सेंटीग्रेड को आपको पूछ रहा है फारेनहाइट में। तो अपन डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट वाले जो डाटा है इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो देखो अपने पास सूत्र क्या था? अपने पास सूत्र क्या निकल के आया था? डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट वाला क्या रहा है? C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस डाटा को अपन बराबर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो C/5 इजकस टू F माइनस 32/9, इन दोनों को अपन बराबर कर लेते हैं। अब देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान तो अपन को दे रखा है और फारेनहाइट का मान अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी जगह अपन क्या रखते हैं? 40 रख देते हैं। तो जैसे ही अपन ने 40 रखा, तो 40 के रख के इसको सोल्व किया, तो F माइनस 32/9। देखो 40 में 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। और 8 को 9 से अगर अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं,
तो कितना आ जाएगा अपने पास, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ माइनस 32 आ जाएगा। समझ गए बात। अब देखो कि एफ का मान आपको निकालना है, एफ का मान निकालना है तो यहां से एफ को तो एज इट इज ऐसा रख लो, और ये जो 32 है, ये 32 जो है ये किस है, माइनस के 32 है, माइनस के 32 इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के 32 इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के 32 हो जाएंगे। अब जैसे मान लो ये 40 को जब अपन लेके चल रहे हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में लेकर चल रहे हैं, तो अपने पास क्या आ रहा है, इस माइनस को जब जोड़ देंगे इधर आके, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 114 हो जाएगा, ठीक है, 114 हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 104 डिग्री हो जाएगा। अब इसी डाटा को अगर मान लो एग्जामिनर ये दे दे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में अगर बदलवाए तो यहाँ पे भी अपन क्या लेके चलेंगे, -40 डिग्री लेके चलेंगे, तो -40 डिग्री लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इंटू 9, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में ये जो डाटा है वो किस में बदल जाएगा, माइनस के 72 में बदल जाएगा, ठीक है, 72 के अंदर बदल जाएगा। अब इसी डाटा को अगर मैं इधर इधर लाके लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो आ गया आपका माइनस के 72, ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 32। तो जब इसको फर्दर और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वापस निकल के आप हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एफ बराबर माइनस के 40 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 40 डिग्री फारेनहाइट। तो ये डिग्री फारेनहाइट लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखो अपन ने 40 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर चला और फारेनहाइट में मान कितना आ गया, माइनस का 40, यानी -40 लेकर चले और -40 ही अपने पास आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूजन आपको याद रख लेना है कि -40 के ऊपर, यानी कि -40 के ऊपर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फारेनहाइट का मान, फारेनहाइट का मान बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के अंदर -40 के ऊपर बराबर होते हैं। तो इन दोनों में से कौन से किसके मान के ऊपर ये दोनों बराबर होते हैं, ये आपको होमवर्क के अंदर आपको चेक करके निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो, ठीक है। जब 160 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलेंगे तो वही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फारेनहाइट में बदलना है तो सीधा सीधा मैं मान यहाँ पे रख लूँ। तो देखो 160 बट्टे 5 बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो इसमें 160 में 5 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 32 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 32 बार, और 32 ये 9 इसके भाग में इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में, 32 गुणा 9 बराबर क्या हो जाएगा भाई, f माइनस 32, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसको 9 से गुणा करवाना है, इससे 9 से गुणा करवाने के बाद में इसमें 32 जोड़ना है, इसको 9 से गुणा करवाने के बाद में आपको 32 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 28, यह हो जाएगा 288, और प्लस इसमें क्या करना है 32 बराबर क्या हो जाएगा फारेनहाइट, ठीक है। जब इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 320 बराबर किसका मान आ गया, फारेनहाइट का। तो यहां से देखो अपन क्या कह सकते हैं भाई, यहां से अपन क्या कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आपको डायरेक्टली। यहां से अपन ये कह सकते हैं कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा डाटा है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा डाटा है जिसके ऊपर फारेनहाइट के अंदर मान है वो दुगना हो जाता है, ठीक है। तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट में इस डिग्री सेंटीग्रेड का दुगुना हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है वो थ्योरी रूप में एग्जामिनर जो है वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है, जो ये भी आपको याद रख लेना है। और एक डाटा जो है वो आपको ये याद रख लेना है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड को
-40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ़ारेनहाइट का मान बराबर हो जाता है। देखो अपन ने पहले प्लस लेके चला था, +40 डिग्री सेंटीग्रेड जब अपन लेकर चला तो इसका मान फ़ारेनहाइट के अंदर बराबर नहीं हो रहा। तो कई बार जो है पहले ही ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, 40 तो मिल जाएगा लेकिन वो बिना माइनस के मिलेगा, वो +40 मिलेगा। तो आप जल्दीबाजी में ये गलती आप नहीं कर देना है। ये दो डाटा आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन जो बात कर लेते हैं, देखो अपन मनुष्य हैं तो मनुष्य के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। मनुष्य के रेफरेंस में तो मनुष्य का क्या तापमान, मनुष्य का तापमान, ठीक है। तो मनुष्य का सामान्य तापमान जो है वो कितना होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है भाई मनुष्य का सामान्य तापमान, कितना होता है फ्रेंड्स? मनुष्य का सामान्य किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, कितना होता है? ये तो सब हर एक बच्चे को पता होगा। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको 36 पॉइंट कुछ मिले, 36.9 या फिर 9 से ऊपर कोई डाटा मिले तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जिसमें बात कर लेता हूँ फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है फ्रेंड्स? फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में हो जाता है आपका 98.6, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ इसमें, ये आपका केल्विन में, केल्विन में, ठीक है। तो केल्विन में कितना हो जाता है? देखो फ्रेंड्स, आपको केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर डायरेक्ट ही एक टर्म आपको याद रख लेनी है। जैसे आपको क्या याद रख लेनी है, देखो इस सूत्र से अपन जब देखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को जब अपन अगर केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करना है तो देखो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट ही, देखो 5 से तो डायरेक्ट नीचे 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब C बराबर क्या हो जाएगा, K माइनस 273, तो ये माइनस का 273 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 273 हो जाएगा। तो केल्विन के अंदर अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर बदलना है तो सीधे सीधे अपन क्या करते हैं, 273 डिग्री जोड़ देते हैं। तो ये सूत्र से भी आता है और एक डायरेक्ट अपन ये लाइन याद भी कर लेते हैं या रट भी लेते हैं, ठीक है। तो केल्विन को, केल्विन के अंदर अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो कितना आ जाएगा भाई, 310 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ र्यूमर में, ठीक है, र्यूमर में, तो र्यूमर में कितना होता है भाई, ये होता है आपका लगभग 29.6 के समथिंग, ठीक है, 29.8 या 29.6 के समथिंग समथिंग होता है ये आपका र्यूमर में। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक चीज़ आपको याद ही कर लेनी है या फिर नोट लगा के लिख लेनी है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड को, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है, 273 जोड़ा जाता है। हालांकि ये हर एक बच्चे को पता होती है ये बात, लेकिन फिर भी आपको ये याद रख लेनी है कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। तो एक बार इतनी बातें आप या तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इसके बाद में दो चार डाटा जो है वो ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं। देखो फ़ारेनहाइट जो पैमाना है इसकी प्रास देख लेते हैं अपन। फ़ारेनहाइट पैमाने की प्रास, प्रास यानी रेंज जो है क्या होती है, ठीक है, ये होती है आपकी फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में कितनी होती है फ्रेंड्स, ये होती है आपकी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है फ़ारेनहाइट के। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में,
डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी होती है, ये होती है आपकी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, ये होती है। इसके बाद में जैसे देखो, ये कई बार ये डाटा है वो डायरेक्ट ये पूछ लेता है, और हिस्सा किसका है, उष्मा वाले टॉपिक का ही हिस्सा है, फिर पता नहीं चलता कि ये कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। तो इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, देखो अपन सामान्यतः जो है ना, तापमापी होता है या तापमान का जो मापन करते हैं, तो उसमें थर्मामीटर होता है, उसके अंदर क्या भरा होता है, उसमें पारा भरा होता है। तो अगर पारा जो भरा होता है, अगर मान लो पारा अगर फेल हो जाए तापमान मापने में, तो अपन क्या काम में ले सकते हैं, ठीक है, अपन क्या काम में ले सकते हैं, उस स्थिति में अपन क्या काम लेते हैं, एल्कोहल काम में ले सकते हैं। तो एल्कोहल काम में ले सकते हैं, तो उसके रेफरेंस में अपन ये बात कर लेते हैं। तो देखो, दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आ जाता है आपका पारे का जमाव बिंदु, और एक आ जाता है आपका पारे का उबाल बिंदु। तो क्या क्या होते हैं, ये जो डाटा आप वो कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखो, इसके अंदर दो डाटा वो मिलते हैं। एक तो आपका, एक जगह तो आपको जो एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल का उबाल बिंदु जो है वो 77 डिग्री मिलेगा, और एक जगह आपको, कई जगह जो मतलब अन्य जो बुकें हैं वो अलग अलग बताती हैं कि भाई कई जगह आपको 78 डिग्री मिलता है। तो 77 मिल जाए तो भी सही है आपको एग्जाम के अंदर, और 78 डिग्री मिल जाए तो वो भी सही है। ठीक है, तो वो बात कर लेता हूँ किसके, एल्कोहल के रेफरेंस में। एल्कोहल एल्कोहल का उबाल बिंदु। तो एल्कोहल का उबाल बिंदु कितना होता है, या तो 77 डिग्री या 78 डिग्री। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जैसे बात कर लेता हूं मैं, एल्कोहल का जमाव बिंदु। एल्कोहल का जमाव बिंदु ये कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका -114 डिग्री, -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, एल्कोहल का जमाव बिंदु जो है वो कितना होता है, -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में जैसे अपन बात कर लेते हैं, एक तो आता है आपका पारे का उबाल बिंदु, और एक आता है पारे का जमाव बिंदु। तो पारे का जमाव बिंदु कितना होता है फ्रेंड्स, वो होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबल जाता है। ठीक है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो जमता है, और 357 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है। ठीक है, तो पारे का जमाव बिंदु, पारे का जमाव बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं बात कर लेता हूं पारे का उबाल बिंदु, उबाल बिंदु, पारे का उबाल बिंदु कितना होता है, यह होता है आपका 357 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, अब यहां से आप आपने सोचा होगा कि जैसे जैसे मान लो, अगर पारा जो है, पारा है, अगर पारा फेल हो जाए, तो अपन क्या काम में लेते हैं, एल्कोहल। और एल्कोहल को सामान्य रूप से अपन एल्कोहल को काम में इसलिए नहीं ले सकते कि जैसे मान लो पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उबलता है, लेकिन एल्कोहल जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबल जाता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही उबल जाता है। हालांकि एल्कोहल का जमाव बिंदु हुआ वो कितना होता है, -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, पारा रहता है। वो पारा इसलिए बेस्ट रहता है क्योंकि पारे का जमाव बिंदु है वो कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सामान्यतः हमारे हमारे जो क्लाइमेट है उसके अंदर इतना तापमान है वो जाता नहीं है। और पारे का उबाल बिंदु कितना होता है, ये होता है लगभग 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए अपन जो है थर्मामीटर में लगभग लगभग जो है वो पारा ही काम में लेते हैं। ये थे आपके बेसिक जो डाटा। इसके बाद में एक राशि आती है फ्रेंड्स, यानी कि उष्मा का जो अन्य मात्रक है, इसको या तो आप नोट लगा के लिख सकते हो या वैसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, उष्मा का अन्य मात्रक। ठीक है, अन्य मात्रक या फिर अन्य डाटा याद कर ले सकते हो उसको, अन्य मात्रक। ये देखो, छोटे छोटे डाटा है उष्मा के अंदर, यही एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, और बड़ी हेडिंग इसमें कोई बनती नहीं है। जैसे एक आती है एक बीटीयू, एक बीटीयू। तो एक बीटीयू में कितने कैलोरी होते हैं, एक बीटीयू में होते हैं 252 कैलोरी। कितने होते हैं, 252 कैलोरी। ठीक है, अब बीटीयू की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ये होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और
एक क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि थर्म किसका मात्रक होता है। थर्म जो है वो किसका मात्रक होता है, थर्म भी किसका मात्रक होता है, ऊष्मा का ही मात्रक होता है। ठीक है, थर्म, थर्म को आप जो है ना, थर्म को आप उसके रूप में भी, रूट वर्ड के रूप में भी याद कर सकते हो। अगर कहीं पे भी आप शब्द मिल जाए आपको, थर्म, थर्म शब्द अगर मिल जाए तो ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये संबंधित है या तो तापमान से या उष्मा से संबंधित है। जैसे थर्मामीटर, यानी थर्म का मतलब उष्मा या ताप से संबंधित, मीटर यानी मापने वाला, थर्मामीटर। ठीक है, इसके बाद में जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इसका मतलब उष्मा गतिकी, तो यानी कि उष्मा से संबंधित है। ठीक है, तो थर्म शब्द जहाँ पे भी आपको मिल जाए तो वो किससे संबंधित है, या तो तापमान से संबंधित है या उष्मा से संबंधित है। तो ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। तो ये तो थी आपकी उष्मा की जो बेसिक बातें। इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी हेडिंग आती है, जैसे उष्मा उष्मा चालन की जो विधियाँ आ जाती है, गुप्त उष्मा आ जाती है, ये छोटी छोटी हेडिंग अपन पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो वीडियो है अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।